भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय संसद देश के लोकतंत्र की आत्मा है। हमारी संसद देश का शीर्ष विधायी सदन है जो संविधान की शक्तियां समेटे हुए है। पिछले 7 दशकों से भारतीय संसद अपनी लोकतांत्रिक यात्रा में उच्च मानदंडों को स्थापित करती आ रही है। लोकतंत्र को अगर करीब से जानना हो तो भारतीय संसद को समझना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर देश में युवा संसद की शुरुआत की गई। युवा संसद क्या है, ये समझने से पहले हम जानेंगे कि युवा संसद की नींव कैसे पड़ी। हम जानते हैं कि भारत में संसदीय लोकतंत्र की जड़ें बेहद गहरी हैं। लोकतंत्र की शासन व्यवस्था को करीब से जानने और समझने के लिए साल 1962 में चौथे अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में सभी शिक्षण संस्थाओं में युवा संसद के आयोजन का विचार दिया गया, जिसके बाद साल 1965 में संसदीय कार्य मंत्रालय ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में युवा संसद की योजना को मूर्त रूप दिया। साल 1966-67 में राजधानी दिल्ली में पहली बार युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवा संसद दरअसल संसद की कार्यवाही का मंचन है, जिसमें विद्यार्थी संसद की कार्यवाही के संचालन की प्रस्तुति देते हैं। युवा संसद के जरिए विद्यार्थियों में ये समझ विकसित की जाती है कि देश के शासन व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई हमारी संसद में कामकाज कैसे होता है, कैसे हमारे जनप्रतिनिधि देश के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं, देश के लिए कानून कैसे बनाया जाता है या मौजूदा कानूनों को कैसे बदला जा सकता है। युवा संसद की जरूरत क्यों महसूस की गई, ये जानने के लिए इसके उद्देश्यों पर नजर डालना जरूरी है। छात्रों को संसद की कार्यवाही समझाना, संसदीय प्रक्रिया को सरल करके बताना, सार्वजनिक विषयों का अध्ययन कराना, एक राय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास कराना, दूसरों के विचारों के लिए सम्मान और सहिष्णुता, विचार विमर्श और व्यवहार के लिए प्रशिक्षण, देश के सामने आई परिस्थितियों से अवगत कराना, छात्रों में लीडरशिप यानी कि नेतृत्व का विकास, जन साधारण की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदया, ये समझने के बाद कि युवा संसद क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, आइए अब आपको बताते हैं कैसे होती है युवा संसद की तैयारी। युवा संसद की तैयारी के लिए छात्रों को अलग से समय निकालना पड़ता है। इसलिए जो छात्र युवा संसद का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको समय का प्रबंधन इस तरह से करना होगा ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। युवा संसद के लिए छात्रों का चयन करते समय कुछ खास बातों का ख्याल रखना जरूरी है। छात्रों के पास पर्याप्त समय हो, छात्र वाद विवाद करने में सक्षम हो, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों की जानकारी हो, भाषा पर पकड़ और विचार व्यक्त करने की क्षमता हो, सबको साथ लेकर चलने और नेतृत्व करने की क्षमता हो। युवा संसद में छात्रों की संख्या 50 से 55 तक हो सकती है। युवा संसद में केवल मौखिक प्रश्नों को ही लिया जाता है। हमारी संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। युवा संसद के आयोजन में हम अमूमन संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा की कार्यवाही का प्रस्तुतिकरण करते हैं।
इसलिए छात्रों के लिए यह आवश्यक है कि वो लोकसभा की संपूर्ण कार्यवाही यानी लिस्ट ऑफ बिजनेस को समझें। सदन की कार्यवाही को हम मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला सरकारी काम और दूसरा गैर सरकारी। लोकसभा में सरकारी कामकाज की एक लंबी फहरिस्त और प्रक्रिया है। ये जरूरी नहीं है कि सदन की कार्यवाही के दौरान सूची में शामिल सभी मुद्दों को एक ही बैठक में रखा जाए। कार्यसूची एक मार्गदर्शक होती है। युवा संसद में हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हीं मुद्दों को चुनें जो एक निश्चित समय अवधि में पूरे हो जाएं। इस एपिसोड में युवा संसद के लिए जिन विषयों को हमने चुना है वो ये हैं: नए सदस्यों का शपथ ग्रहण, निधन संबंधी उल्लेख, प्रश्नकाल, सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्र, काम रोको प्रस्ताव, विशेषाधिकार उल्लंघन संबंधी प्रश्न, मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव, लोक महत्व के मामलों पर अल्पकालिक बहस, प्रस्तावित विधेयक और विधायी कार्य, गैर सरकारी सदस्य का प्रस्ताव। सदन के कामकाज की शुरुआत हमेशा अध्यक्ष के आने के साथ होती है। मार्शल अध्यक्ष के आने की औपचारिक घोषणा करते हैं। ये घोषणा कुछ इस तरह से होती है: माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी। घोषणा के साथ ही अध्यक्ष के सम्मान में सदन में मौजूद सभी सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और अध्यक्ष के आसन ग्रहण करने के बाद ही बैठते हैं। सदन के नवनिर्वाचित सदस्य बैठक शुरू होने के साथ ही शपथ ग्रहण करते हैं। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम इस तरह से चलता है: प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सदस्य हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में शपथ ले सकते हैं। नवनियुक्त सांसदों के पास शपथ ग्रहण की एक कॉपी होनी चाहिए। शपथ से पहले नवनिर्वाचित सदस्य को महासचिव की दाईं ओर जाना होता है। शपथ के वक्त सदस्य का मुख अध्यक्ष की तरफ होना चाहिए। शपथ लेने के बाद नवनियुक्त सदस्य और अध्यक्ष द्वारा एक दूसरे का अभिवादन करने की परंपरा है। शोक प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के तहत सदन के किसी सदस्य, पूर्व सदस्य या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के निधन की सूचना सदस्यों को दी जाती है। इसके बाद अध्यक्ष सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को खड़े होकर मृतक आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करने के लिए कहते हैं। सदन में शोक प्रस्ताव के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अध्यक्ष के पास शोक प्रस्ताव की लिखित कॉपी होनी चाहिए। मौन धारण करते समय सभी सदस्यों का खड़ा रहना
अनिवार्य है। अध्यक्ष के बैठने के बाद ही सभी सदस्यों को बैठना होगा। शोक प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष, सदन के नेता और विपक्ष के नेता का सामान्यतः संबोधन होता है। इसके बाद अध्यक्ष महासचिव से शोक संतप्त परिवार को संवेदना मैसेज भेजने के लिए कहते हैं। प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही का पहला हिस्सा प्रश्नकाल का होता है। सदन में मुख्यतः 2 तरह के प्रश्न होते हैं, तारांकित यानी मौखिक प्रश्न और अतारांकित यानी लिखित प्रश्न। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य सार्वजनिक महत्व के किसी भी मुद्दे पर सरकार से जानकारी मांग सकते हैं। अगर युवा संसद के आयोजन की अवधि 1 घंटे की है तो प्रश्नकाल 10 मिनट का हो सकता है। मौखिक प्रश्नों के लिए अध्यक्ष सदस्य का नाम लेते हैं और प्रश्न की संख्या बताते हैं। सदस्य खड़े होकर मंत्री से अपना सवाल पूछते हैं और मंत्री प्रश्न का उत्तर देते हैं। आवश्यकता होने पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्नकाल में सवाल कैसे पूछा जाता है, इसका एक उदाहरण देखिए। What is the current status of implementation of this scheme Aspire in Odisha? How many rural enterprises and entrepreneurs have been supported under Aspire since its inception? Sir, so far Aspire scheme is concerned in Odisha, we have tried our level best to do this work in that very state, and as far as his question is concerned, data of Odisha is concerned, in year 22 and 21 we have given their men and women 127 were benefited, and 21-22 combined men and women were 0 you may say. That is our lapse on our part, and we are doing all efforts to do this work ahead. Or another thing is concerned, LBI is approved establishment with the output and quantum since inception of 3/1/31/324 under Aspire Yojana in Odisha. Recent is that number of LBI is 8 and number of LBI established 4, and so far beneficiaries trend is concerned 4,800 to 24. Our number of beneficiaries wages implied is 191, and beneficiaries self-employed is 124. This is our progress in that various state. प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है, जैसे प्रश्न लोकहित से जुड़े मुद्दों पर ही पूछा जाए। सदस्य को सबसे पहले संबंधित मंत्री का नाम और प्रश्न का विषय बताना होगा। आइए प्रश्नकाल के कुछ नियम जानते हैं। गलत तरीके से किसी का नाम ना लिया जाए। वक्तव्य व्यंग्यात्मक या मानहानि से जुड़ा ना हो। किसी के चरित्र को लेकर सवाल ना किया जाए। सवाल सटीक और छोटा होना चाहिए। सवाल का संबंध लोकहित और सरकार से हो। संदर्भ पुस्तक में दी गई जानकारी का उल्लेख ना करें। पड़ोसी मित्र देश का अशिष्ट रूप से उल्लेख ना हो। न्यायालय में विचाराधीन विषय पर सवाल ना हो। प्रश्नकाल के आयोजन के वक्त कुछ और बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रश्न सूची की प्रतियां सभी के पास हों। सदस्यों के प्रश्न तैयार हों। मंत्रियों के पास प्रश्नों के उत्तर तैयार हों। पूरक प्रश्न के उत्तर की प्रति मंत्री के पास हो। अध्यक्ष के पास प्रश्नों पूरक प्रश्नों की कॉपी हो। जो पत्र सदन में पढ़े नहीं जाते हैं उन्हें प्रामाणिक तथ्यों और जानकारी के लिए सदन की मेज पर रखा जाता है।
ये पत्र महत्वपूर्ण होते हैं और भविष्य में होने वाली किसी भी बहस का आधार बन सकते हैं। सभा के पटल पर रखे जाने वाले पत्र आमतौर पर मंत्रियों के जरिए रखे जाते हैं। पत्रों के प्रकार की बात करें तो सार्वजनिक उद्योगों की वार्षिक रिपोर्ट, कानूनों के तहत स्थापित संस्थाओं की रिपोर्ट, स्वायत्तता संबंधी रिपोर्ट, अहम विषय पर सरकार का प्रस्ताव, महत्वपूर्ण विषय पर सरकारी रिपोर्ट, अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी सदस्य या महासचिव सदन की मेज पर पत्र रख सकते हैं। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। आइटम नंबर 2, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन राम मेघवाल। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो श्रीपद यशो नाइक के नाम के आगे अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। कार्यसूची में अगला विषय है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जो ज्वलंत और संवेदनशील मुद्दों पर ही चर्चा के लिए लाया जाता है, जिस पर तुरंत विचार की आवश्यकता हो। इसके लिए अध्यक्ष की पूर्व अनुमति जरूरी है। संबंधित मंत्री से सवाल भी किया जा सकता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने के कुछ नियम हैं। ध्यानाकर्षण में एक ही विषय को उठाया जाता है। विषय को कार्यसूची में शामिल किया जाता है। अध्यक्ष और सदस्यों को विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आमतौर पर सदस्य में जो विषय सूचीबद्ध नहीं होते, उन पर विचार नहीं किया जाता है, लेकिन काम रोको प्रस्ताव एक अपवाद है। अगर कोई विषय देश हित और सुरक्षा से जुड़ा है तो सदस्य काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं। प्रस्ताव को लाने से पहले सूचित करना होता है। प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए केवल अध्यक्ष की अनुमति ही काफी नहीं है, बल्कि सदन की 10% सदस्यों की सहमति भी जरूरी है, जिसके बाद प्रस्ताव लाने वाला सदस्य अपने विचार रखता है। दूसरे सदस्य भी अपने विचारों को रखते हैं। चर्चा पूरी होने के बाद मंत्री की तरफ से विषय पर उत्तर दिया जाता है। बहस पूरी होने के बाद अध्यक्ष प्रस्ताव पर वोटिंग कराते हैं। अगर प्रस्ताव सदन की तरफ से पारित कर दिया जाता है तो उस दिन बाकी कामकाज नहीं होता और सदन स्थगित कर दिया जाता है। और अगर प्रस्ताव गिर जाता है तो सदन अपने पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार चलता है। भारत के संविधान के तहत सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय लोकतंत्र में इसका अर्थ होता है कि मंत्रिमंडल लोकसभा के विश्वास पर ही अपने पद पर बना रह सकता है। जिस समय मंत्रिमंडल लोकसभा का विश्वास खो देता है, उसी समय सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिमंडल के लिए लाया जाता है। एक मंत्री के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव में आधार स्पष्ट करना जरूरी नहीं होता। इसे पेश करने से पहले अध्यक्ष की अनुमति जरूरी है। उसके बाद अध्यक्ष सदस्य से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदन के दूसरे सदस्यों से अनुमति लेने के लिए कहते हैं। अगर सदन में 10% सदस्य प्रस्ताव लाने के पक्ष में हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति मिल जाती है। अविश्वास प्रस्ताव इन शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। अब मैं श्री गोगर गोवे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न ये कि सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अविश्वास प्रस्ताव लाने के कुछ नियम और शर्तें हैं। सदन की अनुमति मिलने के बाद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जिस पर बहस शुरू होती है। बहस में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। बहस खत्म होने पर
प्रधानमंत्री अपनी सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हैं। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। सदन में मौजूद आधे से अधिक सदस्य अगर अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में वोट करते हैं तो सरकार बनी रहती है। अगर स्थिति इसके उलट हुई तो मंत्रिमंडल को तुरंत इस्तीफा देना होता है। आइए हम आपको बता दें कि अगर आप युवा संसद में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी हो। प्रस्ताव लाने से पहले सदन की अनुमति जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव शुरू करने का तरीका ज्ञात हो। सदस्यों ने अपना भाषण तैयार कर लिया हो। अध्यक्ष को पता हो कि उसे कब क्या कहना है। प्रस्ताव पर बोलने के लिए सदस्यों का भाषण तैयार हो। प्रधानमंत्री का उत्तर पूरी तरह से तैयार हो। लोकसभा में अल्पकालिक चर्चा कराने की परंपरा 1953 में शुरू की गई, जिसके जरिए सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय पर बहस का अवसर मिलता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसके तहत कोई भी सदस्य किसी भी विषय पर अल्पकालिक चर्चा कर सकता है। इसके लिए अनौपचारिक मतदान या प्रस्ताव की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसी बहस की सूचना देना जरूरी है। इस सूचना पर 2 अन्य सदस्यों का अनुमोदन जरूरी है। अल्पकालिक चर्चा का प्रारूप कुछ इस तरह से होता है। नोटिस देने के बाद संबंधित सदस्य को सदन में उस विषय का उल्लेख करना होता है। बहस में पूरे सदस्य हिस्सा लेते हैं। अंत में संबंधित मंत्री बहस का संक्षिप्त उत्तर देते हैं। अल्पकालिक चर्चा के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। संबंधित सदस्य का संक्षिप्त भाषण तैयार हो। बहस में हिस्सा लेने वाले सदस्यों का भाषण तैयार हो। संबंधित विभाग के मंत्री ही बहस का उत्तर देंगे। हम जानते हैं कि कानून बनाना संसद का प्रमुख काम है। कानून बनाने के लिए संसद के सामने सभी विधेयक एक प्रस्ताव के रूप में लाए जाते हैं। विधेयक दरअसल कानून का एक प्रारूप होता है। विधेयक बनाने का काम उस विषय के जानकार और अधिकारी मिलकर करते हैं। कोई भी विधेयक संसद से मंजूरी मिलने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप लेता है। ऐसे विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं, जो अक्सर मंत्री पेश करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो सदन का कोई भी गैर मंत्री सदस्य पेश कर सकता है, जिसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। विधेयक को सदन में लाने की प्रक्रिया के 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन, विधेयक को सदन में रखने से पहले अनुमति ली जाती है। मंत्री अध्यक्ष से विधेयक को रखने की अनुमति लेते हैं। अध्यक्ष विधेयक पर सदन के सदस्यों की राय लेते हैं। अनुमति मिलने के बाद विधेयक पुनर्स्थापित हो जाता है। प्रथम वाचन में विधेयक का विरोध नहीं होता। विधेयक चर्चा के लिए सदन में पेश किया जाता है। द्वितीय वाचन की 2 परिस्थितियां होती हैं। पहली परिस्थिति में इन 4 उपायों में से किसी एक को अपनाया जा सकता है। विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव लोकसभा की प्रवर समिति के पास भेजा जाए। प्रस्ताव को सदन के दोनों सदनों की सहमति के बाद प्रवर समिति को भेजा जाए। प्रस्तावित विधेयक पर जनमत जानने के लिए जनमत संग्रह के लिए भेजा जाए। इसके बाद विधेयक के सिद्धांतों पर बहस होती है। द्वितीय वाचन की दूसरी परिस्थिति में विधेयक के सिद्धांतों पर चर्चा होती है। विधेयक की विभिन्न धाराओं पर अलग अलग विचार किया जाता है। विधेयक पर बहस शुरू होने से पहले संशोधन की सूचना दी जा सकती है। संशोधन विधेयक पर विचार करने से 1 दिन पहले दिया जाता है। संशोधनों के लिए अध्यक्ष को सदन की अनुमति लेना होता है। विधेयक को सदन में रखते समय मंत्री सदन में कहते हैं, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर चर्चा शुरू की जाए, और अध्यक्ष से बहस की अनुमति मांगते हैं। अनुमति मिलने के बाद मंत्री विधेयक के महत्व के बारे में बताते हैं और विधेयक की विषय वस्तु समझाते हैं। इसके बाद मंत्री सदन को इस पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस चरण के बाद दौर आता है वाद विवाद का, जिसमें दोनों पक्षों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि चर्चा केवल विधेयक के सिद्धांतों और प्रावधानों पर ही केंद्रित होनी चाहिए।
आखिर में संबंधित मंत्री उत्तर देकर बहस को समाप्त करते हैं। अगर इस दौरान सदस्य बिल में संशोधन चाहते हैं तो उन संशोधनों पर मतदान होता है। तृतीय वाचन की परिस्थिति में विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया चलती है। मंत्री अध्यक्ष से विधेयक पारित करने की अनुमति मांगते हैं। अध्यक्ष विधेयक पर सदन की राय हाँ या ना में पूछते हैं। अध्यक्ष द्वारा सदन की राय 3 बार पूछी जाती है। सहमति के स्वर सुनाई देने पर विधेयक पास हो जाता है। आम विधेयक को 50% से अधिक सदस्यों की सहमति से पास किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक 2/3 बहुमत से पास किया जाता है। विधायी कार्यों की समाप्त होने के बाद हम युवा संसद की समाप्ति कर सकते हैं। युवा संसद की संचालन के दौरान संसदीय मर्यादा का खास ख्याल रखना चाहिए। इसलिए सदन में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यहाँ हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने युवा संसद कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर 2019 को एक वेब पोर्टल विकसित किया है। राष्ट्रीय युवा संसद योजना का वेब पोर्टल www.nyps.mpa.gov.in पर उपलब्ध है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय की युवा संसद कार्यक्रम की पहुंच देश के कोने कोने तक बढ़ाना है। इस पोर्टल की विशेषताएं हैं। 3 तरह से NYPS में हिस्सा लिया जा सकता है। सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान व्यक्तिगत और समूह के तौर पर पंजीकरण करा सकते हैं। छात्र व्यक्तिगत तौर पर भी पंजीकरण करा सकते हैं। किसी भी समूह के लिए भी पंजीकरण कराने की सुविधा है। भाग लेने वाले छात्र को डिजिटल भागीदारी प्रमाण पत्र मिलता है। प्रभारी शिक्षक और संस्था प्रमुख को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाता है। युवा संसद के वेब पोर्टल का उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, अनुशासन की स्वस्थ आदतें विकसित करना, दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति सहनशीलता पैदा करना और छात्र समुदाय को संसद की प्रथाओं और प्रक्रियाओं के बारे में सक्षम बनाना। इस पोर्टल पर आपको युवा संसद की स्क्रिप्ट, युवा संसद का ट्यूटोरियल, ऑडियो और वीडियो फाइल, युवा संसद में हिस्सा लेने के लिए सभी जानकारी उपलब्ध होगी। इतना ही नहीं, NYPS के जरिए अब देश के किसी भी कोने से छात्र छात्राएं और प्रतिभागी व्यक्तिगत तौर पर या फिर समूह में NYPS पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और युवा संसद का हिस्सा बन सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको युवा संसद का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।